Hello friends, today we are going to start a new topic, underwriting of shares. As you all know, what is underwriting? Underwriting is a process of issue of shares and debentures in which underwriters and the issuer company enter into a contract according to which underwriter gives assurance that in the event of shares or debentures not being subscribed by public or only some part of the issue being subscribed, he shall take up the balance. And as per underwriting contract, underwriters are committed to subscribe pre-agreed number of shares along with unsubscribed shares or debentures. आपको पता ही होगा कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो कुछ अंडरराइटर्स एक एग्रीमेंट करते हैं कंपनी के साथ कि हम मिनिमम इतने नंबर ऑफ शेयर्स के सेल किए जाने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं. अगर पब्लिक ने उतने शेयर्स नहीं खरीदे तो वो प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स हम खरीदेंगे और फिर अंडर दैट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वो शेयर्स अंडरराइटर्स को खरीदने पड़ते हैं और उस काम के लिए कंपनी उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन देती है. ये अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है, जॉइंट वेंचर में भी कर सकते हैं और कंपनी भी कर सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर सकती है and they will get the underwriting commission for that purpose. Now comes what are the types of underwriting. There can be complete underwriting and there can be partial underwriting. यानी जब सारे शेयर्स को अंडरराइट किया जाता है, in this type of underwriting the whole issue of shares or debentures is underwritten, which may be underwritten by an individual or a firm or a company or financial institution agreeing to take up the total shortfall in subscription of shares. जितने शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी वो सारे के सारे शेयर्स अंडरराइटर्स लेंगे, तो वो पूरा कंप्लीट अंडरराइटिंग हो गया. और पार्शियल अंडरराइटिंग में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अंडरराइटर्स एग्री करते हैं कि 50, अगर सपोजिंग 1 लाख शेयर्स हैं, दे कैन से कि हम 50,000 शेयर्स को अंडरराइट करते हैं कि अगर 50,000 शेयर्स नहीं बिकेंगे तो जितनी उसके अंदर कमी रहेगी उतने शेयर्स हम खरीदेंगे और उस 50,000 शेयर्स के लिए उनको अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगी. तो अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो कितनी होगी? इन केस ऑफ शेयर्स 5% ऑफ द issue price of shares or a rate authorized by articles of association, whichever is less, and in case of debentures it shall not exceed 2.5% of the issue price of debentures or as specified in the articles of the company, articles of association of the company, whichever is less. तो अंडरराइटिंग कमीशन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अंडररिटन के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी. जितने वो लेंगे वो तो उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए लेंगे, लेकिन जितने शेयर्स की अंडरराइटिंग का उन्होंने एग्रीमेंट किया है, कमीशन उसके वैल्यूएशन पर, वो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनका आप वैल्यूएशन निकालोगे कि वो शेयर 10 रुपये वाला है या 100 रुपये वाला, तो जितना अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर आप 5% कैलकुलेट करोगे या जो रेट प्रिस्क्राइब होगा वो कैलकुलेट करोगे. उसके बाद ये कंडीशंस हैं फॉर द पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग दैट द कमीशन शैल बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कमीशन में बी पेड बाय यूटिलाइजिंग अमाउंट ऑफ थियरी है. ये यू कैन जस्ट गो थ्रू और आप कंपनी लॉ के पेपर में भी पढ़ रहे होंगे इसे. नाउ वी कम टू मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. मार्क्ड एप्लीकेशंस कौन सी होंगी? जैसे जब कंपनी ने शेयर्स इशू के लिए प्रॉस्पेक्टस निकाला या एप्लीकेशंस इनवाइट की, उसके बाद लोग उसके लिए शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे. जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके ऊपर अगर किसी की स्टैंप लगी है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म उस अंडरराइटर के थ्रू आया है या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आया है या उस बैंक के थ्रू आया है, तो उसे हम कहेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस. यानी इसका मतलब है कि उसके लिए जो प्रयास किया है, उसके लिए जो एफर्ट किया है उस पर्टिकुलर अंडरराइटर ने किया है या पब्लिक को या जिस व्यक्ति ने भी अप्लाई किया है उसे उस शेयर के बारे में उस व्यक्ति ने बताया है, तो वो मार्क्ड एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी. कुछ एप्लीकेशंस डायरेक्ट आ सकती हैं जब पेपर में कोई
निकला कि किसी कंपनी के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, तो वो डायरेक्ट आ सकती हैं, जिसके लिए उनको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है, किसी अंडरराइटर के थ्रू नहीं पता चला, तो वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगी, उस पर किसी की स्टैंप नहीं लगी होगी, तो वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगी। तो ये हुआ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, कि हम अंडरराइटर्स की जो लायबिलिटी है कि कितने शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो अंडरराइटर्स ने ये एग्रीमेंट किया कि मिनिमम इतने सारे शेयर्स के लिए हम अंडरराइट कर रहे हैं कि इतने शेयर्स तो बिकेंगे ही, और अगर नहीं बिकेंगे तो हम लेंगे। तो वो अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट हुआ, और उस अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को अगर वो पूरा करेंगे तब उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगी। तो अगर उतने शेयर्स नहीं आए तो बाकी जो डिफरेंस है वो शेयर्स उन अंडरराइटर्स को खुद खरीदने पड़ेंगे, तब वो उनका अंडरराइटिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और तब उन्हें अंडरराइटिंग की कमीशन मिलेगी। तो वो है उनकी लायबिलिटी की। अब ये जो हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, तो हम यहाँ ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, उनकी क्या लायबिलिटी होगी, और जब वो लायबिलिटी वो पूरी कर देंगे, उन्हें खरीद लेंगे, तब उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगी। ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है। तो अंडरराइटिंग, नॉर्मल अंडरराइटिंग देखो दो तरह की हो सकती है, एक अंडर रिटन बाय वन अंडरराइटर और दूसरा अंडर रिटन बाय 2 और मोर अंडरराइटर्स, यानी केवल एक अंडरराइटर कोई एग्रीमेंट कर सकता है पूरी कंपनी के साथ में, और एक से ज़्यादा अंडरराइटर्स भी हो सकते हैं। एक तो ये हुआ। उसके बाद अंडर रिटन बाय वन अंडरराइटर में फिर 2 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, एक ऐसा जिसमें होल ऑफ द इशू इज अंडर रिटन और दूसरा ओनली पार्ट ऑफ द इशू इज अंडर रिटन। ऐसे ही जहाँ मोर देन वन अंडरराइटर्स हैं वहाँ भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, होल ऑफ द इशू अंडर रिटन एंड ओनली पार्ट ऑफ द इशू अंडर रिटन, यानी सारा इशू अंडरराइट किया गया है या केवल कुछ शेयर्स अंडरराइट किए गए हैं। तो ये हुई नॉर्मल अंडरराइटिंग। अब हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी वेयर होल ऑफ द इशू अंडर रिटन बाय सिंगल और वन अंडरराइटर। तो where whole of the issue is underwritten by a single person, he is responsible to subscribe for all the shares or debentures that have not been subscribed by the public. उसे वो सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे जो पब्लिक ने नहीं खरीदे। In such a case, it is immaterial to know how many applications are sent through him and how many applications are sent directly to the company. तो जब उसने सारे ही शेयर्स के लिए अंडरराइट किया है और एक ही अंडरराइटर ने अंडरराइट किया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितनी एप्लीकेशंस उसके थ्रू आई हैं और कितनी एप्लीकेशंस डायरेक्टली कंपनी के पास आई हैं, क्योंकि जितने भी शेयर्स नहीं बिकेंगे, जितने भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, वो सारे शेयर्स इस अंडरराइटर को, जो एक सिंगल अंडरराइटर है जिसने होल शेयर्स को अंडरराइट किया है, उसे ही खरीदने पड़ेंगे। देन कम्स लाइक शेयर्स ऑफ डिवेंचर्स इशूड लेस टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर पूरी हो जाएगी इसके अंदर। दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। नाउ कम्स determination of the liability where only part of the issue is underwritten. अब जहाँ केवल part of the issue underwrite किया जाता है तब liability क्या होगी? Where only a part of the issue is underwritten by a single underwriter, underwriter would be liable for his own part of underwriting, and for rest of the issue, company itself is said to underwrite the same. For example, a company has issued 20,000 shares. जिसमें से 12,000 शेयर्स हैव बीन अंडररिटन बाय ए ने कहा कि हम पार्ट अंडरराइट कर रहे हैं, यानी 12,000 शेयर्स का हम गारंटी लेते हैं, एंड मार्क्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो 12,000 से ज़्यादा आती हैं, यानी
जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पे इस अंडरराइटर की स्टैंप लगी हुई एप्लीकेशंस 12,000 से ज़्यादा आती हैं। इन सच अ केस ए वुड नॉट बी लायबल टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर, क्योंकि पहले ही 12,000 से ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई हैं। लेकिन अगर मार्क्ड एप्लीकेशंस 10,000 आते हैं और इसने 12,000 के लिए अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया था, तो ए को उस 12,000 में से 10,000 घटाकर 2,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तब उसका वो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट पूरा होगा और फिर उसको कमीशन दी जाएगी। A would have to subscribe 2,000 shares provided that by doing so the total number of shares allotted does not exceed 20,000 shares. If it does, the number of shares which A must subscribe will be reduced to that extent. इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं, जिसमें से ए ने 12,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, अंडरराइटर ने 10,000 शेयर्स के लिए उसकी मार्क्ड एप्लीकेशंस आई हैं, राइट। और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, सपोजिंग 10,000 शेयर्स की तो इसकी मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं, तो अब इसकी लायबिलिटी 2,000 शेयर्स की है। अब अगर ये 2,000 शेयर्स इसको खरीदने पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20,000 से नंबर एक्सीड कर जाए। मतलब हो सकता है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आई हैं उनके अंदर नंबर इतना ज़्यादा है कि वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फोर्सिंग this underwriter to purchase these 2,000 shares. So that is a condition that A would have to subscribe 2,000 shares, provided that by doing so the total number of shares allotted does not exceed 20,000, including those to A. If it does, the number of shares which A must subscribe, अगर 20,000 से सपोजिंग 500 ज़्यादा होते हैं, तो A को जितना सब्सक्राइब करना था 2,000, तो वो 2,000 की जगह 1,500 सब्सक्राइब करेगा, 1,500 को उसे खरीदना पड़ेगा। इफ़ इट डज, द नंबर ऑफ शेयर्स विच ए मस्ट सब्सक्राइब विल बी रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। ये इसका मतलब है। That was a point when the determination of liability where only part of the issue is underwritten, and that part of the issue is underwritten by single underwriter, by one underwriter. अब हम आते हैं तीसरे केस पर, determination of liability where whole of the issue is underwritten. लेकिन पहले वो whole of the issue by one underwriter था, अब it is a case where whole of the issue is underwritten by two or more than two underwriters. 2 या 2 से ज़्यादा underwriters ने उसे underwrite किया है। तो ऐसे में हम कैसे ये liability ascertain करेंगे कि किस underwriter को कितने shares खरीदने पड़ेंगे for the fulfillment of underwriting agreement. In such kind of situation, the whole of the issue underwritten by a number of underwriters and company may find difficult to determine liability of each of the underwriters. It will become very challenging to allocate unmarked applications among the different underwriters. In this case, issue is underwritten by number of underwriters in an agreed ratio, and the liability of respective underwriters can be determined as under. यानी कुछ एप्लीकेशंस मार्क्ड आएंगी, कुछ एप्लीकेशंस अनमार्क्ड होंगी। मार्क का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि उनके ऊपर स्टैंप लगी होगी कि मिस्टर एक्स इज़ द अंडरराइटर, थ्रू मिस्टर एक्स आई है ये एप्लीकेशन या थ्रू मिस्टर वाई आई है ये एप्लीकेशन, तो वो मार्क्ड एप्लीकेशन हो जाएगी। और जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होंगी वो, उसका मतलब है कि वो डायरेक्टली कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें किसी अंडरराइटर का रोल नहीं है। तो हम लायबिलिटी कैसे असर्टन करेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर इन एग्रीड रेशियो वुड बी फर्स्ट required to reduce by the marked applications, and then the credit may be allowed in respect of unmarked applications flowed directly to the company, and the credit of unmarked applications can be given by company by way of deduction from the balance left in the ratio of their gross liability. The liability of each individual underwriter will be
कैसे करेंगे हम कि सबसे पहले लेंगे कि ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशो। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स के लिए एग्रीमेंट किया, मिस्टर वाई ने कितने के लिए किया, मिस्टर जेड ने कितने शेयर्स के लिए किया। उसके बाद इनके नाम की एप्लीकेशंस पर स्टैंप लगी हुई कितनी कितनी एप्लीकेशंस आई, उसको हमने इसमें से माइनस किया। मार्क्ड एप्लीकेशंस इन द नेम ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो अब बाकी जो रह गया वो बैलेंस लेफ्ट है। उसके बाद जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आई हैं, यानी जिनके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, उन अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हम इन द रेशो ऑफ दिस ग्रॉस लायबिलिटी, जो सबसे ऊपर वाली रेशो थी, उस रेशो के अंदर इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को इनके बीच में बांट देंगे। यानी उसका जो बेनिफिट है इनको इनकी रेशो जो ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो थी उसी में बांट देंगे और वो उसमें से लेस कर देंगे। और फिर बाकी जो बची एप्लीकेशंस होंगी वो उनकी नेट लायबिलिटी होगी। यानी जो उनके नाम की एप्लीकेशंस, मार्क्ड एप्लीकेशंस आई, उसका बेनिफिट तो उनको मिला ही, साथ में जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो भी उनके हिस्से में बांट दी गई, ये मानते हुए कि वो भी उनके थ्रू उसी रेशो में आई हैं जो उनकी ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो थी, और जो बैलेंस रह जाएगा वो उनकी नेट लायबिलिटी होगी। सो दिस इज द केस वेयर the liability is to be ascertained where whole of the issue underwritten by 2 or more than 2 underwriters. अब नेक्स्ट केस आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी वेयर पार्ट ऑफ द इशू इज अंडर रिटन। यानी यहाँ होल इशू अंडर रिटन था, यहाँ पार्ट ऑफ द इशू इज अंडर रिटन एंड दैट इज अंडर रिटन बाय 2 और मोर देन 2 अंडरराइटर्स। तो आपने देखा 4 केस हैं, एक जिसके अंदर अंडर रिटन बाय 1 अंडरराइटर और ये था होल ऑफ द इशू अंडर रिटन, और दूसरा था ओनली पार्ट ऑफ द इशू अंडर रिटन। फिर ये था अंडर रिटन बाय वे ऑफ मोर अंडरराइटर्स, यानी यहाँ पर मोर देन 2 और मोर देन 2 अंडरराइटर्स हैं, और इसके अंदर भी 2 केसेस हैं, होल ऑफ द इशू अंडर रिटन और ओनली पार्ट ऑफ द इशू अंडर रिटन। तो अब हम यहाँ पर ये जो कर रहे हैं वो चौथा केस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी वेयर पार्ट ऑफ द इशू इज अंडर रिटन and that is underwritten by 2 or more than 2 underwriters. Where only a part of the issue has been underwritten by a number of underwriters, the company will face similar problem as in the above case. But in this situation, the part of the issue is underwritten by a number of underwriters. And for balance of the company itself is said to have underwritten the same. यानी जो पार्ट ऑफ द इशू अंडरराइट किया है, तो जो बैलेंस है जो अंडरराइट नहीं किया गया है उसके लिए कंपनी अपने आप को ही अंडरराइटर मानेगी। तो एज सच द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस फ्लो डायरेक्टली टू कंपनी आर ट्रीटेड एज मार्क्ड सो फार एज कंपनी इज कंसर्न एंड द क्रेडिट ऑफ द अनमार्क्ड एप्लीकेशन to the underwriters can be given by any one of the 2 ways. So as such the unmarked applications flow directly to the company, यानी जिनके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी है, they are treated as marked so far as the company is concerned. लेकिन जो क्रेडिट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का है that is given to the underwriters in any of the 2 ways. 2 मेथड हो सकते हैं कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट भी अंडरराइटर्स को दे दिया जाए, लेकिन वो जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होंगी वो उसी में से देखी जाएंगी जो पार्ट ऑफ द इशू उसने अंडरराइट किया है। तो अकॉर्डिंग टू वन मेथड द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल अंडर रिटन। एक मेथड के अंदर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट दिया जाता है इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल अंडर रिटन, यानी जो उनकी ओरिजिनल ग्रॉस रेशियो थी। ऑल्टरनेटिवली दीज आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल अंडर रिटन एज reduced by the marked applications. Net liability of underwriters can be determined as below. इसके अंदर पहला मेथड क्या है कि ग्रॉस लायबिलिटी आपने निकाली अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो, जो रेशो में इन्होंने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया है कि इतने शेयर्स ए के लिए ए ने किया, इतने शेयर्स के लिए बी ने किया, इतने शेयर्स के लिए सी ने किया। उसके बाद लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, जो मार्क्ड एप्लीकेशंस इनकी मार्क की हुई कि ए की स्टैंप लगी हुई, बी की, सी की लगी हुई, वो कितनी आई, ये रह गया बैलेंस लेफ्ट। अब ये बैलेंस लेफ्ट हो गया
अब हम जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं उनको इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी डिवाइड कर रहे हैं, और ग्रॉस लायबिलिटी ये जो ओरिजिनल ऊपर वाली फिगर है इसकी रेशियो जो होगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हम उस रेशियो में बांट रहे हैं ए, बी और सी के फेवर में, कि ये मान लिया जाएगा कि ये भी इनके थ्रू आई, और उसे जब घटाएंगे तो हमारी नेट लायबिलिटी आएगी, नेट लायबिलिटी ए, बी और सी। अब यहाँ एक पॉइंट है कि इफ़ एनी रिजल्टेंट फिगर शोज नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस का मतलब कि यहाँ जितने उसको शेयर्स लेने हैं वो अगर नेगेटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव में आने का मतलब है कि इसके नाम से पहले ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इसको कुछ लायबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव फिगर आने का मतलब है कि इसके नाम से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो इसकी नेट लायबिलिटी कुछ नहीं बन रही। तो वो अगर नेगेटिव फिगर आती है तो उस नेगेटिव फिगर को बाकी बचे हुए जो अंडरराइटर्स होंगे उनके बीच में उनकी ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंड डिवाइड, ये देखो लाइन क्या है, इफ़ एनी रिजल्टेंट फिगर शोज नेगेटिव बैलेंस देन ऐड all negative figures and divide the resultant ones between the underwriters having positive figures in the ratio of gross liability। पॉजिटिव फिगर का मतलब कि उनको खरीदने हैं उतने शेयर्स, उनकी पॉजिटिव फिगर है। तो अगर किसी की नेगेटिव आ रही है कि उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसके नाम से तो पहले ही ज़्यादा खरीदे जा चुके हैं, तो उसका बेनिफिट बाकी बचे हुए जो पॉजिटिव बैलेंस वाले हैं जिन्हें खरीदने हैं शेयर्स, उनको दे दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर, ये जो ओरिजिनल ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो थी उसमें। रिपीट द स्टेप अनलेस ऑल फिगर्स कन्वर्ट इनटू नॉन नेगेटिव, और इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि सारी फिगर्स नॉन नेगेटिव नहीं हो जाती हैं, तब तक सारी फिगर्स पॉजिटिव नहीं हो जाती हैं। अब ये था फर्स्ट मेथड जिसके अंदर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी बांटा गया था। अब हम आते हैं दूसरे मेथड में जिसमें ग्रॉस लायबिलिटी ये आपकी आ गई, ए, बी, सी कितने खरीदने हैं, उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशंस इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी आपने बांट दी, राइट। उसके बाद इसमें से आपने इसे घटाया, कितनी उनकी ग्रॉस लायबिलिटी थी और कितनी मार्क्ड एप्लीकेशंस उनके नाम की आई हैं। तो अब इस ग्रॉस लायबिलिटी में से ये मार्क्ड एप्लीकेशंस घटाने के बाद ये वाली फिगर आई, राइट। इसे कहते हैं इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, इसको हमने नाम दिया कि ये नंबर 2 है। तो अब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, हमने ऊपर वाली प्रॉब्लम में क्या किया था, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हमने इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी ही बांटा था, लेकिन इस मेथड में अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हम इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी इस वाले स्टेप में जो आई है रेशियो उसमें बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 2 अबव, और फिर हम निकालेंगे कि व्हाट इज़ द नेट लायबिलिटी। और यहाँ भी इफ रिजल्टेंट फिगर एट एनी स्टेज इज फाउंड नेगेटिव, add all negative figures at the same step and divide them among the underwriters having positive figures in respective ratios as indicated above in brackets. Now let us do one illustration relating to that. What is this? Then I think it will be much more clearer to you. For example, ये हमने एक प्रॉब्लम की जो है फुली अंडर रिटन का। एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 issued a prospectus inviting applications for 1 lakh equity shares of ₹10 each। अब यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं और 10 रुपये वाला शेयर है, तो यानी अमाउंट उनका शेयर कैपिटल का 10 लाख का होगा। द होल इशू वॉज फुली अंडर रिटन। अब ये फुली अंडर रिटन है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्तियों के द्वारा, 3